बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम के मिड टर्म की प्रिपरेशन में वेलकम। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 22 तक जो आपके मिड टर्म का पार्ट है। अगर तो 18 लेक्चर ऐड हैं तो फिर आप 18 तक इसको कवर कर लें। अच्छा, इनमें हम जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपको आपके मिड टर्म में अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। सो अगर आप उन क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं तो आप मिड टर्म को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। इसमें कोई प्रोग्रामिंग इतनी खास नहीं है, सारा थ्योरी पार्ट है। जस्ट आपको याद रखनी है चीज़ें, क्योंकि ज़्यादा बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप उनको अच्छी तरह से करते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फोकस नहीं करेंगे चीज़ों पे तो आप फिर नहीं कर सकते। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जो फर्स्ट है हमारा, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें लिखा हुआ कि मेजर हाई लेवल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, राइट डाउन द नेम ऑफ कंपोनेंट ऑफ हाई लेवल सिस्टम। उसमें पहला कंपोनेंट का नेम हार्डवेयर है, सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है और यूज़र है। ये चार नाम आपने अपने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए याद, इसको डिटेल में करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसके जस्ट ये नाम याद रख लें, क्योंकि आपको हाई लेवल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम जो है वो डिफाइन करने को कहा जाता है। या राइट डाउन द नेम ऑफ हाई लेवल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम लिखने को कहा जा सकता है। सो आपको ये 4 नाम लिखने को कहे जा सकते हैं। सो आपने फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, फोर्थ नेम आपने लिख लेना है। सो पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, इसको डीपली करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसके नाम याद रख लें तो आपका ये पार्ट हो जाएगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैनेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस किस तरह से होती हैं। 3 टॉपिक्स या 3 लाइन्स इसकी याद रख लें। मैनेज प्राइमरी स्टोरेज, इसकी भी 1-2 लाइन याद रख लें। ये भी 3 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसको वेरीफाई इन्होंने 2 तरह से किया हुआ है। एक टॉप डाउन व्यू दिया हुआ है, दूसरा बॉटम अप व्यू है। ठीक है, 2 हैं। ये आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो पूछ सकते हैं कि टॉप डाउन व्यू कौन सा होता है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये इसकी एक लाइन की डेफिनेशन लिखी है कि यहाँ पर बिटवीन यूज़र ऑफ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, इसको हम टॉप डाउन बोलते हैं। और बॉटम अप जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे मैनेज होता है, वो ये लिखा है। आपने एक एक लाइन इसकी प्रिपेयर करनी है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हो गया। यहाँ पर आपका फर्स्ट लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें से ओनली आपने 2 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करने हैं। सेकंड देखिए, आपका लेक्चर स्टार्ट होता है, लेक्चर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें पहला जो टॉपिक है सिंगल यूज़र सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंगल यूज़र सिस्टम क्या है, इसकी सिर्फ 2 लाइन की आप डेफिनेशन कह सकते हैं या 2 लाइन्स कह सकते हैं, जिसको आपने याद करना है। तो देखिए कैसे याद करना है। सिंगल यूज़र सिस्टम क्या है, कंप्यूटर सिस्टम डेट अलाउ ओनली 1 यूज़र टू यूज़ कंप्यूटर एट अ गिवन टाइम इज नाउ अ सिंगल यूज़र सिस्टम। बस यहाँ तक इसको याद कर लें। अगर तो ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ जाता है, वैसे तो ये MCQs का पोर्शन बन रहा है, लेकिन अगर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आता है तो आप इसे एक लाइन की मदद से अपने 3 मार्क्स कैच कर सकते हैं। ठीक है, फिर है बैच सिस्टम क्या है, इसकी भी सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन याद करें। बैच सिस्टम कैसे काम करते हैं, ठीक है, सिस्टम स्पेस एंड यूज़र स्पेस। फिर है मल्टी प्रोग्राम सिस्टम, जैसे सिंगल यूज़र था इस तरह मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में क्या होगा कि आपकी सेवरल जॉब, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसके अंदर बहुत सी जॉब को मेमोरी के अंदर एक वक्त में रख सकता है। जैसे इस इमेज से आपको शो भी करवाया गया। ठीक है, एक वक्त में बहुत सी जॉब जो है वो काम कर रही होती है, यानी आप एक देख सकते हैं, दूसरा पे काम कर सकते हैं और तीसरे पे काम कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग सिस्टम का टॉपिक जो है, इसमें आपने सिर्फ ये 2 लाइन्स करनी है कि इसमें मल्टीपल यूज़र जो होते हैं ना, यानी बहुत से यूज़र एक वक्त में कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, यानी एक वक्त में एक बहुत से यूज़र जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट आ जाता है। रियल टाइम सिस्टम क्या है, ये भी आपको 2 लाइन सिर्फ याद करनी है। ठीक है, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं और बहुत ज़्यादा ईजी हैं, इनको आप लिख लें किसी रजिस्टर पर और फिर आप इसको याद करें अच्छे से, तो आप 100% अपना एग्ज़ाम जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इन टॉपिक्स को क्लियर करते हैं, जिसमें हार्ड रियल टाइम सिस्टम भी है और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम भी है। यहाँ देखिए, मैं इसको थोड़ा क्लोज कर देती हूँ। यहाँ ये देखिए, हार्ड रियल टाइम सिस्टम एक लाइन इसकी याद कर लें, और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम है। ठीक है, 2 टाइम सिस्टम है। ट्रैप क्या है और सिग्नल्स क्या हैं, ट्रैप की डेफिनेशन एक लाइन की और सिग्नल्स की, इनकी ये MCQs के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, हम मॉनिटर मोड क्या है, यूज़र मोड क्या होता है, हम मॉड बिट किसको बोलते हैं, एक बिट को हम मॉड बिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है छोटे छोटे जो टॉपिक हैं ये आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप MCQs के लिए फाइल्स करते हैं तो ये आप सारे फाइल से भी कवर कर सकते हैं। हम ज़्यादा फोकस यहाँ पर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे करेंगे और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे करेंगे। फिर है मेमोरी प्रोटेक्शन के में प्रोसेस एड्रेस स्पेस का टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो यहाँ एक ही लाइन की डेफिनेशन, द रीजन इन अ मेमोरी दैट इज प्रोसेस इज अलाउड टू एक्सेस नाउ एज अ प्रोसेस एड्रेस स्पेस, मतलब इतना सी आपने एक लाइन इसको याद रखना है। फिर यहाँ पर प्रोटेक्शन रजिस्टर्स कैसे होते हैं, 2 तरह से होते हैं, एक है बेस रजिस्टर और दूसरा है लिमिट रजिस्टर। ठीक है, 2 रजिस्टर के नाम याद रख लेने हैं, बस इसमें यहाँ तक कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए,
यहाँ है ओएस कंपोनेंट। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कंपोनेंट है ना, इनके कंपोनेंट के नाम आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है। लेकिन अगर आप इसको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए करेंगे तो कैसे याद करेंगे? कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? पहला कंपोनेंट है प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरा है मेन मेमोरी मैनेजमेंट, और तीसरा है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, और फोर्थ वन है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट फिफ्थ वन है। ठीक है, सो प्रोटेक्शन सिस्टम एंड नेटवर्किंग, ये प्रोटेक्शन सिस्टम है और ये नेटवर्किंग है। यानी टोटल आप 7 या 8 नाम याद करें, कमांड लाइन इंटरप्रेट शेल्स जिनको बोलते हैं। ठीक है, इन नाम को आप याद कर लें तो आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना वो इसमें कवर हो जाएंगे। कंपोनेंट्स एक बार से फिर से बता रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन द नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट या राइट डाउन द कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। आपने ये सारे नाम लिखने हैं। ठीक है, 5-6 नाम बन रहे हैं या फिर टोटल 7 है आई थिंक, ये नाम आपने लिख लेने हैं। फिर उसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब है वो आपको कौन कौन सी सहूलियात दे रहे हैं। तो कुछ सहूलियात जो हैं वो जो इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पर राइट डाउन किया गया है। उसमें से फर्स्ट है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, कम्युनिकेशन एंड एरर डिटेक्शन। ठीक है, ये 5-6 हैं जिनको आपने याद रखना है। इसमें रिसोर्स एलोकेशन, अकाउंटिंग एंड प्रोटेक्शन, रिसोर्स एलोकेशन, अकाउंटिंग, प्रोटेक्शन, ये सारे नाम हैं जिनको आपने याद रखना है। ये क्या है? ये यहाँ पर आपसे कहा जा सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज लिखें। ठीक है, तो जो कॉमन सर्विसेज हैं वो आपको बता दिए गए, मेंशन कर दिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है वो सर्विसेज हैं। इनको आपने सिर्फ इनके नाम याद रख लेने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करने। फिर देखिए नेक्स्ट आपके पास जो है सिस्टम कॉल्स कैन बी कैटेगराइज इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। कौन से ग्रुप्स हैं वो नाम आपने लिखने हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के ये ग्रुप के नाम लिख लें आप सारे, इनको याद रख लें। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो लेक्चर नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है, लेयर्ड अप्रोच है। अच्छा, लेयर्ड अप्रोच का जो कंसेप्ट है ना ये काफ़ी लेंथी है, जिसमें अगर आप समझ लेते हैं तो वेल एंड गुड, मतलब आपने लेक्चर्स लिए तो आप इसको सारा कर लेंगे। वर्चुअल मशीन से रिलेटेड टॉपिक जो है, जस्ट वर्चुअल मशीन्स क्या हैं और कैसे वर्क करती हैं, इसकी डेफिनेशन को आप लोगों ने समझ लेना। या यहाँ से ही आप 2 लाइन की जो डेफिनेशन है या 2 लाइन्स हैं इनको आप कर सकते हैं। अगर यहाँ से भी नहीं करते तो वीएम का आप गूगल करके देख सकते हैं कि वर्चुअल मशीन कैसे वर्क करती है और उसका क्या काम है। विद द हेल्प ऑफ इमेज आप देखेंगे तो चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। अच्छा, अब जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। डायरेक्टरीज क्या है और इसका स्ट्रक्चर कैसे वर्क करेगा। डायरेक्टरी में सबसे पहले जो है वो बिन, बूट और ये सारी डायरेक्टरीज आपके पास दी हुई है। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये डायरेक्टली है, एक एक लाइन से इनसे रिलेटेड वर्क है इनका कि ये कैसे काम करती है। ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी कभी कभार ऐसा होता है कि 2-3 डायरेक्टरीज दे दी जाती हैं, फिर उनको एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, और एमसीक्यूज़ में तो ऐसे ही पूछा जाता है कि ये किस तरह से वर्क करती है और किस तरह से नहीं करती। ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर नंबर 5 आपका स्टार्ट होता है, जिसमें लिनक्स और यूनिक्स को एक्सप्लेन किया गया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कौन से हैं, यहाँ देखें, यहाँ पर भी सारी डायरेक्टरीज हैं। डायरेक्टरीज कैसे हैं अब देखें, यहाँ पर आपने याद क्या करना है, समझना क्या है। क्रिएटिंग डायरेक्टरी, क्रिएट करने के लिए आप कौन से जो है वो कोड लाइन यूज़ करेंगे, वो आपके पास 3 और 4 लाइन से, इनको आप याद रख लें। उसके बाद आपके पास सेकेंड है रिमूविंग डिलीटिंग डायरेक्टरीज, उसके लिए आप 1 लाइन की ये वाली डायरेक्टरी याद रख लें। ठीक है, ये लाइन ऑफ कोड आप इसको कह लें, इसको याद रख लें। चेंजिंग के लिए कैसे करना है आपने, ठीक है, और उसके अलावा वर्किंग डायरेक्टरी यानी पाथ नेम सेट करना हो उसके लिए कौन सी, ये देखें आपके पास 2 लाइन से। कॉपी करनी हो फाइल, कौन सी डायरेक्टरी यूज़ करनी है। अच्छा, फिर आपने कॉपी करने के लिए फ़ाइल को सीपी की कमांड यूज़ करनी है, वो आपके पास यहाँ मेंशन है। जस्ट आप यहाँ से आपको एक बार इसको देखेंगे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि बहुत इजी कमांड्स हैं और सिर्फ एक एक लाइन की कमांड है और है भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सो इसलिए इनको स्किप नहीं करना। फिर है मूविंग फाइल को मूव करने के लिए कैसे कमांड यूज़ करनी है, कौन सी कमांड यूज़ करनी है, बस आपने यहाँ से ये कमांड लिख लेनी है। ठीक है, इसको याद रख लेना। बाकी सेम मेथड वही है, मूव है तो एम हो जाएगा, कॉपी है तो सी हो जाएगा। ठीक है, एम की कमांड यूज़ होती है, और यानी आप फाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो। फाइल मूविंग होता क्या है, फाइल को कॉपी करना होता क्या है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल और छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जिनको आपने स्किप नहीं करना। उसके अलावा जो नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, कंपाइलिंग इन रनिंग सी प्रोग्राम को आप कंपाइल कर रहे हो और रन कर रहे हो, तो उसके लिए कौन सी कमांड लिखनी है, तो GCC program.c यानी GCC की जो प्रोग्राम कमांड है वो आपने यूज़ करनी है। आउटपुट के लिए कौन सी यूज़ करनी है, ये सारी कमांड्स आपने अच्छे से करनी है। ठीक है, कमांड्स को किसी भी जितनी भी डायरेक्टरीज यूज़ हो रही है ना उनको स्किप नहीं करना।
इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस क्या हैं या CPU बाउंड प्रोसेस क्या है। अच्छा देखिए, प्रोसेस स्टेट के अंदर आपके पास कुछ स्टेट्स आ रही हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से उन स्टेट्स के आपने नाम लिखने हैं। जैसे फर्स्ट स्टेट है न्यू, रनिंग, वेटिंग, रेडी एंड टर्मिनेटेड। 5 है, नाम से पता चला। जब आप न्यू की स्टेट यूज़ करोगे तो इसमें क्या होगा, आपकी नई फाइल जो है वो क्रिएट होगी। रनिंग में रनिंग की कंडीशन में, वेटिंग में वेटिंग की कंडीशन में, रेडी में वेटिंग से हट के रेडी के लिए हो जाएगी, और टर्मिनेट में जो है वो फिनिश्ड हो जाएगी एग्जीक्यूशन आपकी। सो इस तरह से ये स्टेट आपने याद रख लेनी है। आप सिर्फ फिलहाल जो है वो इनके नाम याद रख लें, प्रोसेस स्टेट के नाम जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके पास है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में कुछ स्टेप इंक्लूड हैं जिनको आपने याद रखना है। वो भी आपके प्रोसेस जो कंट्रोल ब्लॉक है वो स्टेप के नाम है, और ये नाम आपके सामने है, इनको आपने याद रखना। जिसमें CPU रजिस्टर है इंपॉर्टेंट, CPU स्केजुलिंग इंफॉर्मेशन है, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, इनपुट आउटपुट स्टेट इंफॉर्मेशन है। ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इनके सिर्फ नाम याद रखिए। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है, जस्ट डेफिनेशन याद है। अच्छा, स्केजुलिंग क्यू जो है इससे रिलेटेड आपके पास डिस्क्रिप्शन पूरी दी हुई है ब्रीफ, लेकिन आपने जस्ट क्यू के जो है वो नाम याद रख लें कि कौन कौन से हैं, ठीक है। ये आपके पास शेड्यूलिंग भी कहते हैं इसको, स्केजुलिंग भी कहते हैं इसको। देख लें आप, ये जो आपके क्यू के नाम है जिसमें जॉब क्यू, रेडी क्यू और डिवाइस क्यू आ रहे हैं, ठीक है। तो ये नाम आप याद रख लें, रेडी क्यू, जॉब क्यू, डिवाइस क्यू, ये नाम पूछे जा सकते हैं। और अगर एक्सप्लेन करने को कहा जाए तो फिर आप इसको एक एक लाइन आगे जो है वो कर लें। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कौन से होते हैं या स्केड्यूलर कौन से होते हैं, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर कौन से होते हैं। ये दोनों एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको भी आप यहीं से एक एक लाइन के लिए कर लें। अगर यहाँ से नहीं करते तो दोनों को अलग अलग से गूगल करके आप देख लें, तो आप इजीली अपने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें यहाँ देखें, मीडियम टर्म स्केड्यूलर, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, और 3 तरह के जो स्केड्यूलर हैं वो यूज़ हो रहे हैं। स्वैपिंग क्या है, स्वैप स्पेस किसको बोलते हैं, क्या होता है, ये कंसेप्ट आप लोगों ने अच्छे से करने हैं। अच्छा, उसके बाद जो लेक्चर नंबर 6 आपका स्टार्ट हो रहा है वो है प्रोसेस क्रिएशन। प्रोसेस जब क्रिएट होता है तो उसमें जो आपके पास टॉप में होता है वो पेरेंट प्रोसेस होता है। उससे जितने भी न्यू जनरेट होंगे उसको हम चिल्ड्रन बोलते हैं। तो पेरेंट प्रोसेस क्या है, चिल्ड्रन प्रोसेस क्या है, इनका कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट जो है, हाँ, फॉर सिस्टम को कैसे कॉल करना है उससे रिलेटेड आप इस प्रोग्राम को याद रख लें या जहन में रख लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए कौन सी कमांड या कौन सी लाइन ऑफ कोड यूज़ होती है उसको आप माइंड में रख लें, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाँ, PID स्टैंड फॉर, PPID स्टैंड फॉर, ठीक है। ये कुछ डिफरेंट है यहाँ पर, देर आर डिफरेंट इन द पेरेंट्स एंड चाइल्ड, पेरेंट्स और चाइल्ड में डिफरेंट है। उसमें लिखा हुआ है डिफरेंट प्रोसेस ID, जिसको PID हम बोलेंगे, डिफरेंट प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस ID, PPID, ठीक है। ये सारे जो हैं ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ हैं जो आपको दिखाए हुए हैं कि आफ्टर द फॉक सिस्टम कॉल द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड शेयर द फॉलोइंग सिस्टम। उसमें ये जो सिस्टम के नाम है ये याद रख लें। नेक्स्ट देखें, लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है जिसमें वेट सिस्टम कॉल, इससे रिलेटेड 1 लाइन का कोड या 2 लाइन की कोड है वो आपने याद रख लेना है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके जितने भी कमांड्स हैं या लाइन ऑफ कोड आप कह सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपके मिड टर्म में जो है वो ऐड होती हैं, ठीक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है एडवांटेजेस, वो कौन सी है, कोऑपरेटिंग प्रोसेस की जो एडवांटेजेस है ना सारी, उनको आप याद रख लें। एडवांटेजेस में आपको ये पूरी थ्योरी पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप ये लाइन्स जो लिखी हुई है ना, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है इसमें, कंप्यूटेशन स्पीड अप, ठीक है, मॉड्यूलरिटी, कन्वेंस, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इन नाम को आप याद रख लें। नेक्स्ट देखिए, आपके पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेक्चर नंबर 8 है, IPC स्टैंड फॉर क्या है, ठीक है। IPC के लिए जो ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, आपको यहाँ देखिए सेवरल मेथड्स हैं कुछ जो लिंक को क्रिएट करने के लिए यूज़ होते हैं। उसमें है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये 5-6 हैं, इनको आप याद रख लें, ठीक है। इनको डिटेल में करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने किए तो वेल एंड गुड, आप पेपर को मज़ीद अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं किए तो जस्ट नाम इसके याद रख लें। साइक्रोनाइजेशन मोड कौन सा है, साइक्रोनाइजेशन मोड में आपके पास ये 3 तरह के नाम आ रहे हैं, एक ब्लॉकिंग सेंड है, एक नॉन ब्लॉकिंग सेंड है, ब्लॉकिंग रिसीव है और नॉन ब्लॉकिंग रिसीवर है, ठीक है। ये कैसे काम करते हैं ये कंसेप्ट आपने कर लेना है। बफरिंग में ज़ीरो कैपेसिटी, 3 तरह की क्यू जो है वो इम्प्लीमेंट होती हैं, इन क्यू के नाम आपने याद रख लेने हैं। बस यहाँ तक इस लेक्चर को करने के बाद आपने, हाँ, व्हाट इज़ पाइप्स, पाइप्स क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अच्छा, ईजी भी हैं ये सारी चीज़ें, इनको एक एक लाइन आप यहीं से कर लें। अगर आपने लेक्चर्स लिए तो आपको खुद सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी कि वाकई में बहुत ज़्यादा ईजी सिलेबस है और बहुत ईजी से आप इसको कवर कर लेंगे। अगर आपने लेक्चर नहीं लिए तो काइंडली इसके शॉर्ट लेक्चर्स ले लें ताकि चीज़ें आपकी समझ में आ जाए, नहीं तो आप टॉपिक वाइज इसको गूगल कर सकते हैं, ठीक है।
पाइप क्या है, नेम टाइप, FIFO, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट, ये सारा आप इसमें देख सकते हैं। BST सॉकेट्स कौन सी हैं, इनको कैसे काम करना है। अच्छा, द रेडी सिस्टम कॉल, द राइट सिस्टम कॉल, द क्लोज सिस्टम कॉल, 3 सिस्टम कॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी 2 लाइन्स हैं आगे, इनको आप अच्छे से कर लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप नहीं करना आपने। नेक्स्ट देखें, ये सारा आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपके पास इम्पोर्टेंट क्या है, एरर रिडायरेक्शन। इसकी कमांड है जो 1 लाइन की, उसको देख लें बस। इसमें बाकी इतने इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है तो सारा ही इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर आप लोग ये लेक्चर्स नहीं लिए, आप छोटे से वक्त में या कम वक्त में अपने सिलेबस को कवर करना चाहते हो तो फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं चीज़ें। यूज़ ऑफ FIFO क्या है, यूज़ ऑफ FIFO से जो मैंने हाईलाइट किए ये 1-2 लाइन से, ठीक है। इनको आप इसको रीड करेंगे पैराग्राफ को हैंड आउट से, सिंपली आप FIFO को समझ लेंगे और इससे रिलेटेड अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट हो रहा है। इसमें देखें कमांड कंट्रोल प्लस सी, वी टर्मिनेट द फाइंड द कमांड, देखें यहाँ पर लिखा है वी टर्मिनेट द फाइंड कमांड विथ कंट्रोल C, ठीक है। तो ये कमांड जो लाइन ऑफ कोड आप कह सकते हैं या कमांड कह सकते हैं, इसको याद रख लें क्योंकि ये आपको लिखने को कहा जा सकता है। और उसके अलावा है फॉर्क सिस्टम क्या है। अच्छा, थ्रेड का कंसेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपके पास थ्रेड की डेफिनेशन आ सकती है, वो किस तरह से वर्क करता है वो पूछा जा सकता है आपसे। सो थ्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी बन रहे हैं या जितने भी टॉपिक हैं उनको आप कर लें। अच्छा देखें, अब थ्रेड से रिलेटेड एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ गई हैं जिसको आपने किसी भी सूरत स्किप नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इनके नाम याद रखने, ठीक है। सिर्फ कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं। यहाँ देखें 4 पॉइंट्स जो हैं आपके पास एडवांटेजेस के हैं और इसी तरह 3 और 4 पॉइंट्स जो हैं वो डिसएडवांटेजेस, बल्कि 2 पॉइंट्स हैं जो डिसएडवांटेजेस में आ रहे हैं। लेक्चर नंबर 13 में यूज़र थ्रेड्स कौन से हैं, मल्टी थ्रेड मोड्स कौन से हैं। मल्टी थ्रेड मोड्स में मेनी टू वन भी है और 1 to मेनी भी है, ठीक है। 2 हैं, ये 1 to मेनी है और मेनी टू वन है, 2 नाम हैं। इनको याद रख लें कि मेनी टू वन क्या है और 1 to मेनी क्या है, ठीक है, कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद आपके पास ज्वाइनिंग अ थ्रेड, ज्वाइनिंग अ थ्रेड के लिए कौन सा सिंटेक्स आपने यूज़ करना है, ये आप 1 लाइन का सिंटेक्स या 1 लाइन का कोड आप याद कर सकते हैं। टर्मिनेट करने के लिए थ्रेड को, ये सारे कोड्स जो लाइंस बताई हैं बस यही इंपॉर्टेंट है, इनको आप कर लें, आप अच्छे से अपने पेपर को सॉल्व कर लेंगे। लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट हो रहा है, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखें डिस्पैचर क्या है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो उसको आप वहीं से अगर कर लेते हैं तो फिर यहाँ से इसको स्किप कर दें। डिस्पैचर क्या है, डिफाइन डिस्पैचर, ठीक है। प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव को देख लें। अच्छा, शेड्यूलिंग का क्राइटेरिया क्या है। अच्छा, क्राइटेरिया से ना राइट डाउन द क्राइटेरिया ऑफ शेड्यूलिंग, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उसमें CPU यूटिलाइजेशन है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 और 7 नेम है, इनको याद रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नाम आपने याद रखने हैं, इनको फुल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इनके नाम याद रख लें तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा या ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। लेक्चर नंबर 16 में देखें, लेक्चर नंबर 16 17 यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने उनको हाईलाइट किया था। सो जो हाईलाइट है उनको आप कर लें। अगर हाईलाइट नहीं भी है तो आप इस हैंडआउट पे फोकस ना करें, आप इस वीडियो को जब देखें तो साथ साथ चीज़ें लिख लें और इन क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप चाहे गूगल करें चाहे अपने हैंडआउट से, यानी हैंडआउट से ही देख के कर लें तो वो भी ज़्यादा बेटर है। बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, बहुत सिंपल कंसेप्ट हैं। उसके बाद देखें सोल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास दिए हुए हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स आप कह सकते हैं, 3 तरह की रिक्वायरमेंट्स और साथ उसका सोल्यूशन है। रिक्वायरमेंट्स के आप जस्ट नाम याद रख लें, ठीक है, कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स, ये 3 नाम है आपके पास, इन नाम को याद रख लें क्योंकि रिक्वायरमेंट्स पूछी जा सकती हैं। सो रिक्वायरमेंट्स को आपने स्किप नहीं करना। हम मजीद अगर रिक्वायरमेंट्स को डिटेल से पढ़ेंगे तो वो आपके MCQs के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, लेकिन MCQs के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप उसके लिए फाइल्स कर लें, क्योंकि फाइल्स आप करते हैं तो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। और फाइल्स भी वो फाइल करें जिसमें 400+ MCQs हों, ताकि आपका हर तरह के कोई भी जो है वो MCQs आपके स्किप ना हो, ठीक है। बेकरी एल्गोरिथम्स कौन से हैं, सिर्फ इससे रिलेटेड इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। बाकी आप यहाँ तक जो है लेक्चर नंबर 21 में भी ऐसा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि ये पिछला वो कंसेप्ट है एल्गोरिथम से रिलेटेड और काफ़ी लेंथी कंसेप्ट है। अगर आप उसको कर लेते हैं तो ये लेक्चर आपके खुद ब खुद सारे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने लेक्चर्स नहीं लिए तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उनको एटलीस्ट आप ज़रूर कीजिएगा। होप्स हो कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद है कि इसी जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इनमें से काफ़ी आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे और आपके एग्जाम में भी ये जो है आप इसको कवर कर लेंगे इजी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।